हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी फाइनल जो आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 8। और मैं आशा करती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगी इसमें 70 क्वेश्चन है हमारे, उसी में से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन मेरा विश्वास है कि आराम से वो मेरे जो क्वेश्चन है 70 उसमें से निकलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो आइए कर लेते हैं ये क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की सर्वप्रथम जो रचना है वो कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो सर्वप्रथम रचना है वो प्रिय प्रवास है। इसका जो प्रकाशन है वो सन 1914 ईस्वी में हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किस पर आधारित है तथा जो ये रचना है कैसी रचना है? तो वैदेही वनवास रामकथा पर आधारित है और यह 18 सर्गों में विभाजित है और ये क्या है? महाकाव्य है। फिर एक खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो रचना है प्रिय प्रवास, उसको खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य माना जाता है। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न 5, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो जो प्रिय प्रवास है महाकाव्य है, याद रखेंगे आप। तो उसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस की प्रधानता है? वियोग श्रृंगार और करुण रस, इन दो की प्रधानता है। पवन, ये ड्यूटी गलत लिखा हुआ है बच्चों, पवन दूती है। पवन दूती किस महाकाव्य का अंश है? तो वो किस महाकाव्य का अंश है? प्रिय प्रवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के वियोग में राधा अपना समय किस तरह बिताया करती थी? तो किस तरह बिताया करती थी? हमने काव्य भी पढ़ा था, रो रो कर और चिंता में वो अपना श्री कृष्ण के वियोग में अपना समय बिताया करती थी। पवन की प्यार वाली क्रियाएं राधा को कैसी लग रही थी? वैरिणी लग रही थी, यानी कि दुश्मन जैसी लग रही थी, विरह देने वाली। श्री कृष्ण किस नगर में गए थे? तो श्री कृष्ण किस नगर से गए थे? वो वृंदावन से जाते हैं। और कहाँ पर गए थे? वो मथुरा में गए थे। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का कौन सा महाकाव्य रामकथा पर आधारित है? तो मैथिली शरण जो गुप्त है उनका कौन सा महाकाव्य रामकथा पर आधारित है? साकेत। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य के आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयद्रथ का वध किसने किया था? तो जयद्रथ का वध कौन करता है? अर्जुन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा किसने ली थी कि मैं सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा वध कर दूंगा, नहीं तो मैं क्या है अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा कौन बोलता है? अर्जुन। तो जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा किसने की थी? अर्जुन ने। भारत भारती किस कवि की रचना है? भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती कितने खंडों में विभाजित है? कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से? अतीत, वर्तमान और भविष्य। साकेत किसकी काव्य कृति है, यानी कि किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? क्या प्रतिज्ञा करते हैं? जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। आंसू जो रचना है वो कैसी रचना है? वो विरह काव्य है, वियोग श्रृंगार की रचना है। फिर है कामायनी किस पर आधारित रचित महाकाव्य है? तो जो कामायनी है वो किस पर रचित महाकाव्य है? समन्वय और समरसता पर आधारित जो है इसका आनंद सर्ग, वो उस पर है। कामायनी महाकाव्य के कवि कौन है? तो जो कामायनी है उसके जो कवि हैं वो कौन है बच्चों? उसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आनंद सर्ग में धर्म का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो आनंद सर्ग में जो कामायनी का 15वां आनंद सर्ग है, और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आनंद सर्ग में
धर्म का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? वृषभ बैल को। मनु और श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? तो मनु और श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? मानव। कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? तो जो कामायनी है उसमें मनु मन का प्रतीक है। आंसू जो विरह काव्य है तो उसके जो रचनाकार है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। तो जो ये पंक्ति है ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विधवा कविता है, उसकी पंक्ति है ये। बादल राग कविता का मूल भाव क्या है? यानी कि बादल राग जो कविता है उसका मूल भाव क्या है? क्रांति का आह्वान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता में कवि किन्हें जगा रहा है? तो कवि जागो फिर एक बार ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। और इसमें जो कवि है वो जो भारतवासी है उनको जगाने की कोशिश करते हैं। मजदूरिन किस ऋतु में पत्थर तोड़ रही है? ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर, उससे ये प्रश्न है। तो मजदूरिन है वो ग्रीष्म ऋतु में क्या तोड़ रही है? पत्थर तोड़ रही थी। तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की रचना है? इसमें किस स्थान का चित्रण किया गया है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और इलाहाबाद का चित्रण इसमें किया गया है। और किस पर आधारित है ये? मजदूरों पर। मजदूरिन है वो गर्मी में पत्थर तोड़ रही है तो उस पर आधारित है। मजदूरिन किस वर्ग की प्रतिनिधि है? यानी कि जो मजदूरिन है जिसका कविता में वर्णन किया गया है वो किस का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो वो किसका कर रही है? शोषित वर्ग की। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बादल राग कविता में किस रस का परिपक्व हुआ है? वो वीर रस का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह दे माँ क्या अब देखूं कविता में महादेवी वर्मा क्या देखना तथा अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण मानती है? तो क्या मानती है वो? मानव जीवन के दुखों को देखना तथा अनुभव करना। महादेवी वर्मा की दूसरी कविता है दुख की बदली कविता में किसकी अधिकता है? यानी कि महादेवी वर्मा की जो कविता है दुख की बदली, उस कविता में किसकी अधिकता है? तो किसकी अधिकता है? वेदना की, अर्थात दुख की। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा रचना पर। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य में पीड़ा की देवी कौन है? तो हिंदी साहित्य में पीड़ा की देवी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कौन सा व्यक्ति युद्ध का कारण बनता है? ये जो प्रश्न है ये आपकी जो कुरुक्षेत्र कविता है उसमें से है। तो जो व्यक्ति अन्याय करता है वही क्या बनता है? युद्ध का कारण बनता है। पितामह ने पाप किसे नहीं माना है? तो जो पितामह है उन्होंने कुरुक्षेत्र जो आपकी कविता है उसमें अपने अधिकारों की प्राप्ति करना, उसको क्या है? जो पाप है वो नहीं माना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दनुज या दुराचारी शिष्ट मानव की विनय की नीति को क्या मानता है? यानी कि जो दुष्ट और दनुज होता है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वह जो शिष्ट मानव है और जो विनय की नीति को अपनाता है तो वो क्या मानता है? उसको कायरता। यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है, दनुज व्यक्ति होता है, वो शिष्ट मानव की विनय की नीति को क्या मानता है? कायरता मानता है। राजसूय यज्ञ किसने किया था? पांडवों ने किया था। भारत भूषण अग्रवाल की कविताओं का पहला संग्रह कौन सा था? तो जो भारत भूषण अग्रवाल है उनकी कविताओं का पहला संग्रह था वो था छवि के बंधन। फिर है दूंगा मैं कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई जो बिहारी जी की रचना है उसमें 713 दोहे हैं और जो बिहारी जी हैं वो रीति काल के कवि हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो जो भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। शिवा बावनी किस कवि की रचना है? तो वो
भूषण की रचना है। रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशवदास की है। 2 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। घनानंद है, आलम है, बोधा और ठाकुर भी है। तो ये कौन है? रीति मुक्त कवि। फिर रीतिबद्ध जो कवि हैं उनके नाम लिखिए। तो वो कौन कौन से हैं हमारे? केशवदास है, चिंतामणि है, देव है, भिखारी दास। कौन है ये? रीतिबद्ध कवि। रीति मुक्त कवि को स्वच्छंद प्रेम धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। यानी कि रीति मुक्त जो कवि हैं उनमें स्वच्छंद प्रेम धारा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो किसको माना जाता है? तो बच्चों वो माना जाता है घनानंद को। भूषण जो कवि है रीति काल के, तो भूषण के ग्रंथों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और भी हैं, लेकिन जब छोटे क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये 2 आप लिख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी दास है। और बिहारी दास की एक ही रचना है बिहारी सतसई, और इसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। और ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। जितना भी काव्य लिखा गया ये आप ध्यान रखेंगे, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ था। रीतिकालीन वीर रस के प्रमुख कवि कौन है? तो वो भूषण है। रीति काव्य का जो प्रधान रस है वो क्या था? श्रृंगार रस। रीति काल का समय कब से कब तक माना गया है? तो वो संवत 1700 से 1900 तक माना गया है। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया था बच्चों। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? वो दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है पद्धति, प्रणाली, अथवा उसको हम शैली भी कह सकते हैं। यानी कि काव्य लेखन, जो काव्य लेखन की जो पद्धति, प्रणाली, जो शैली चली रीति काल में, उसी के आधार पर क्या नाम दिया गया? इसको रीति काल नाम दिया गया। कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा होता है बच्चों? CPU होता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। CPU का पूरा नाम है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय है? किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई हिंदी भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। आंकड़ा संसाधन क्या है? तो आंकड़ा संसाधन क्या है बच्चों? कंप्यूटर के द्वारा परिणामों को प्राप्त करने का जो आधार है वो आंकड़ा संसाधन कहलाता है। ईमेल किस रूप में यात्रा करता है? तो जो ईमेल है जिसको हम भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? वो किस रूप में यात्रा करता है? इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में। ईमेल पता किधर से पढ़ा जाता है? तो वो बाईं से दाईं ओर पढ़ा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा। अनुवाद कितने प्रकार का होता है? अनुवाद 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। अनुवादक को कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए? तो अनुवादक को कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे ये आपके 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। इसको आप परीक्षा से पहले जरूर पढ़कर जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप 5 से जो 6 क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। धन्यवाद।